रात का समय था। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। वरुणा अपनी बेटी कोयल के पास बैठी थी और उसे समझाते हुए बोली, देख कोयल, मेरी बात ध्यान से सुन और इसे अपने दिमाग में गांठ बांध ले। शादी के बाद ससुराल जाकर किसी का रौब सहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरी सास तो शक्ल सूरत से ही चालाक लगती है, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो तुझे दो बातें सुनाए तो तू चार सुना देना। बस अपनी आवाज को कभी दबने मत देना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने पति को शुरू से ही मुट्ठी में रखना, उसकी नस पकड़ लेना, समझी? फिर मौका देखकर ससुराल से अलग हो जाना। मेरा सालों का तजुर्बा है, इसीलिए बता रही हूँ। अकेली रहेगी तो राज करेगी और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। कोयल ये सब सुनकर थोड़ी असहज हो गई। उसने विरोध जताते हुए कहा, क्या माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, और वैसे भी मंजीत के माता पिता बहुत अच्छे हैं। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन साथ ही माँ के लिए हल्की नाराजगी भी। वरुणा ने बात संभालते हुए कहा, अरे मेरी गुड़िया, मैं तो तुझे तरीका बता रही हूँ, ताकि तू अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, ना कि किसी की कठपुतली बनकर। दुनिया बहुत चालाक है बेटी। आजकल लड़कियों को दो कदम आगे रहना पड़ता है। ये थे वरुणा जी के विचार, जिनके पति का देहांत 2 वर्ष पहले हो चुका था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। उनका बेटा संकेत उनसे अलग रहता था और बेटी कोयल की शादी नजदीक थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी को शादी के बाद कोई समझौता न करना पड़े। इसीलिए आज वो ये ज्ञान अपनी बेटी को दे रही थी। जैसे जैसे वो बोल रही थी, कोयल के मन में उनकी बातें जड़ें जमाने लगी थीं और उसकी शंका धीरे धीरे विश्वास में बदल रही थी। कोयल अपनी माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसने हैरानी से माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, एक बात समझ में नहीं आई। मेरा पति अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अलग रहने को तैयार कैसे हो जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? माँ ने एक पल उसकी ओर देखा और फिर हल्के से हंसते हुए बोली, अरे कोयल, पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अपने पति को ऐसे काबू में कर कि तू उसकी जरूरत बन जाए। तेरे बिना वो एक कदम भी न उठा सके। उसकी हर सांस में तू बस जाए। फिर वो वही करेगा जो तू चाहेगी। कहते कहते उनका स्वर अचानक कड़वाहट से भर गया। अपनी भाभी से ही सीख लेना बेटा। हफ्ते भर में ही तेरे भाई को उड़ाकर ले गई मुझसे दूर। कोयल ने माँ की बातों को सुनकर गहरी सांस ली और थोड़ा रुकते हुए बोली, अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, लेकिन आप ये बताओ, आपने भैया को फोन किया या नहीं? कोयल की बात सुनते ही उसकी माँ का चेहरा एकदम तमतमा उठा, जैसे किसी ने पुरानी दबाई गई पीड़ा को फिर से कुरेद दिया हो। वो गुस्से में बोली, नहीं किया और करूंगी भी क्यों? कोयल ने सवाल किया, क्यों माँ? कब तक इस नाराजगी को सीने में लगाए रखोगी? वरुणा ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, उसने मेरे साथ क्या किया, तुझे दिखाई नहीं दिया? कोयल की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि माँ ने उसे बीच में ही टोक दिया। उनकी आंखों में आग सी भड़क उठी और वो गुस्से में कुर्सी से उठी तथा तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गईं। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में खामोशी छा गई। कोयल हैरान और परेशान सी कुर्सी पर बैठी रह गई। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं और मन में सवालों का तूफान उठ रहा था कि आखिर भैया ने ऐसा क्या कर दिया था कि माँ उन्हें माफ नहीं कर पा रही थी। दरअसल सारी कड़वाहट की जड़ कोयल के बड़े भाई संकेत से जुड़ी थी। संकेत कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की कंगना से प्यार कर बैठा था। कंगना गरीब घर से थी, पर उसमें संस्कार और सादगी के गुण थे, जिसके कारण संकेत उसकी ओर खींचा चला गया। लेकिन वरुणा जी के मन में कुछ और ही सपने थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, और जहां वो कहेंगी उनका बेटा संकेत उसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा। वरुणा जी ने संकेत की शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करना चाहती थी। ऐसी लड़की जो न केवल रूपवती हो, बल्कि अपने साथ इतना सब कुछ लेकर आए कि समाज में उनका रुतबा बन जाए। अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के सामने वो गर्व से सिर ऊंचा करके अपनी बहू को मिलवा सकें कि देखो, ये है मेरी बहू, जो इतनी खूबसूरत है और इतना सारा दहेज लेकर आई है। उन्होंने एक लड़की को पसंद भी कर लिया था, जो बड़े रईस घर की थी और मोटा दहेज लेकर आती।
जब वरुणा जी ने संकेत से ये बात कही तो उसने साफ कह दिया, माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? मानो सुना तो था पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। संकेत ने दोहराया, मैं किसी और से प्यार करता हूँ माँ। वरुणा जी के सपनों की दुनिया ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढह गई। और जब उन्हें पता चला कि वो लड़की गरीब घर की है तो उनकी नाराजगी आग में तब्दील हो गई। संकेत ने अपनी माँ को समझाने की भरपूर कोशिश की, पर वरुणा जी का दिल जैसे पत्थर बन चुका था। कोई और रास्ता न देखकर एक दिन संकेत ने कोर्ट मैरिज कर ली और कंगना को घर ले आया। लेकिन जैसे ही वरुणा जी ने अपने बेटे संकेत और कंगना को वर वधू के रूप में एक साथ देखा तो उनके भीतर का जिद और अहम फट पड़ा। उन्होंने गुस्से में संकेत को अल्टीमेटम दे दिया, या तो तुझे इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा या मुझे। संकेत अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कंगना को स्वीकार करने की प्रार्थना की। लेकिन वरुणा जी ने नजरें फेर लीं। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। संकेत को भरोसा था कि माँ की नाराजगी हमेशा नहीं रहेगी। वो सोचता था कि जब माँ कंगना के सरल स्वभाव, उसकी सादगी और विनम्रता को जानेंगी तो उसे अपना लेंगी। लेकिन उसकी ये उम्मीद धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। वरुणा जी का व्यवहार कंगना के प्रति हर दिन और कठोर होता जा रहा था। कोयल ने भी कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वरुणा जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। संकेत एक ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहाँ एक तरफ माँ थी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। आखिरकार शादी के 2 हफ्ते बाद उसने भारी मन से कंगना का हाथ थामा और एक घर छोड़ दिया। बाद में उसकी एक अच्छी नौकरी लग गई और वो दूसरे शहर में जाकर बस गया। वो जानता था कि उसकी माँ अपनी जिद के आगे झुकने वाली नहीं है, इसीलिए उसने समय को ही मरहम बनने दिया। माँ की नाराजगी के बावजूद संकेत हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजता था, बिना चूके। कोयल के जरिए घर की खबर रखता और कभी कभी खुद भी माँ को फोन करता। लेकिन वरुणा जी हर बार उसका नंबर देखकर फोन काट देती थी। हालांकि उनकी बेटी कोयल की भी लव मैरिज हो रही थी, लेकिन इस रिश्ते से वरुणा जी को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि कोयल के ससुराल वालों का स्टेटस उनसे कहीं अच्छा था। आखिरकार कोयल की शादी का दिन आ ही गया। पूरे घर में रौनक थी और रिश्तेदारों की आवाजाही लगी हुई थी। एक तरफ खुशियों का माहौल था। शादी के खर्चों के लिए संकेत पहले ही अपनी माँ के खाते में पैसे जमा करवा चुका था। वरुणा जी ने तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने बेटे संकेत और बहू कंगना को शादी का न्योता नहीं दिया था। कोयल ने कई बार माँ से कहा, माँ, भैया को बुला लो ना, ये मेरी शादी है, वो नहीं होंगे तो सब अधूरा सा लगेगा। लेकिन वरुणा जी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती थी। दूसरी तरफ संकेत अपने दिल की सुनने वाला इंसान था। कोयल को पूरा विश्वास था कि वो चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपनी बहन को आशीर्वाद देने जरूर आएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। शादी वाले दिन जब कोयल अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, तभी अचानक दरवाजा खुला और संकेत अपनी पत्नी कंगना के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही कोयल की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वो तुरंत उठी और भावुक होकर बोली, भैया, तुम आ गए। मुझे पता था तुम नहीं रुक पाओगे। कोयल की आंखें खुशी से चमक उठी। कंगना ने भी आगे बढ़कर उसे गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो कोयल, हमेशा खुश रहना। संकेत ने एक पल के लिए अपनी माँ वरुणा जी की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद आज माँ का दिल पिघल जाए, लेकिन वरुणा जी ने तुरंत मुंह फेर लिया। संकेत के चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। उसने चुपचाप अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया और फिर कंगना का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। शादी की सारी रस्में खुशी खुशी पूरी हो गईं और आखिरकार कोयल अपने ससुराल पहुंच गई। नया घर, नए लोग और नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। ससुराल में उसका स्वागत बहुत गर्मजोशी से हुआ। उसके सास ससुर ने उसे बेटी की तरह गले लगाया, जिससे उसके मन का डर काफी हद तक कम हो गया था। शादी की रस्में पूरी होने के बाद थकावट सब पर हावी हो चुकी थी। देर रात तक चली हंसी मजाक और रिवाजों की चहल पहल के बाद घर के सभी लोग
अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। कोयल भी मंजीत के साथ अपने कमरे में थी, जहां दिन भर की थकान के कारण उसे जल्द ही नींद आ गई। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थीं। कोयल की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और आलस भरी नजरों से छत की ओर देख रही थी कि तभी उसका फोन जोर से बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर उसने तुरंत फोन उठा लिया। उस समय मंजीत कमरे में नहीं था, शायद बाथरूम में था। कोयल ने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ माँ, सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? दूसरी तरफ से वरुणा जी की वही जानी पहचानी तेज आवाज सुनाई दी, अरे मेरी बेटी ससुराल पहुंच गई, क्या उसका हालचाल न लूं तो कैसी माँ? बता वहां सब कैसे हैं, सब ठीक है ना? कोयल मुस्कुरा पड़ी और बिस्तर पर थोड़ा सीधा बैठते हुए बोली, अरे माँ सब ठीक हैं, आप मेरी चिंता मत करो। अभी मुझे तैयार होना है, मम्मी जी ने कहा था कि आज मीठा बनाने की रस्म है। ये सुनते ही वरुणा जी का स्वर अचानक सख्त हो गया। क्या पहले दिन से ही तुझे काम पर लगा दिया इन लोगों ने? मैंने पहले ही कहा था ना बेटी, तेरी सास बहुत चालाक है। सबके सामने तो कह रही थी कि हम बहू को बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जा रहे हैं, और अब बेटी बेटी बोलकर तुझसे काम करवाएगी। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ की बातें सुनकर कोयल एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसके मन में हल्की उलझन पैदा होने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और मंजीत बाहर आ गया। कोयल ने जल्दी से कहा, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, और फोन रख दिया। मंजीत ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका फोन था? कोयल ने हल्की मुस्कान के साथ बात टालते हुए कहा, माँ का था, बस मेरा हालचाल पूछ रही थी। इतना कहकर वो उठी और तैयार होने के लिए अलमारी की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद मंजीत भी तैयार हो गया, लेकिन उसने गौर किया कि कोयल के चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं, मानो वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। मंजीत ने प्यार से उसकी ओर देखा, उसका हाथ थाम लिया और बोला, अरे चिंता मत करो, हमारे घर का माहौल बहुत अलग है। पिताजी इतने शांत स्वभाव के हैं कि उन्होंने आज तक कभी किसी पर ऊंची आवाज तक नहीं की। और माँ, माँ तो दिल की बहुत ही अच्छी हैं। उनका स्वभाव तुम खुद धीरे धीरे समझ जाओगी। उसके शब्दों में अपनापन और सच्चाई साफ झलक रही थी। उसने आगे कहा, अब चलें बाहर, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कोयल कुछ नहीं बोली। उसने बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और फिर मंजीत के साथ कमरे से बाहर निकल गई। बाहर डाइनिंग एरिया में ताजे पराठों और देसी घी की सौंधी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। कोयल और मंजीत ने आते ही सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी हेमा जी, जो कोयल की सास थीं, उसे देखते ही प्यार से बोली, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। कोयल थोड़ी झिझकी, लेकिन हेमा जी ने मुस्कुराते हुए उसकी और मंजीत के लिए कुर्सी खींच दी और बड़े स्नेह से कहा, तुम दोनों बैठो, मैं अभी गरम गरम पराठे लेकर आती हूँ। तभी मेहमानों में बैठी एक बुजुर्ग महिला, जो शायद कोई रिश्तेदार थी, हल्के तंज भरे अंदाज में बोली, अरे हेमा, ये क्या? बहू ने तो घूंघट छोड़ो सिर्फ पल्लू तक नहीं लिया। इसे समझाओ, बहुएं ऐसे खुले सिर थोड़े ना घूमती हैं। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, रीति रिवाज तो नहीं बदलते ना। एक पल के लिए कोयल सकपका गई। उसे लगा कि अब शायद सासू माँ उसे कुछ कहेंगी, लेकिन हेमा जी ने मुस्कान बनाए रखते हुए बहुत सहजता से जवाब दिया, अरे ताई जी, आपने इस घर में कविता को कभी घूंघट करते देखा है क्या? कविता हेमा जी की बेटी और मंजीत की बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। ताई जी ने हैरानी से कहा, अरे वो तो इस घर की बेटी है, वो क्यों घूंघट करेगी? हेमा जी ने प्यार से कोयल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो ये भी तो मेरी बेटी है। मेरे लिए कोयल मेरी कविता जैसी ही है। इस घर में बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है। फिर इसे घूंघट करने की क्या जरूरत? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हेमा जी के शब्द कोयल के कानों से होते हुए सीधे उसके दिल में उतर गए। उसे भीतर ही भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये वही सास थीं जिनके बारे में उसकी माँ ने उसके मन में कितने ही संदेह भर दिए थे। नाश्ते के बाद दोनों सास बहू ने मिलकर हलवा बनाया और सबको परोसा। पगफेरे की रस्म के बाद कोयल और मंजीत कुछ दिनों के लिए घूमने निकल पड़े। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में बिताए गए वे 10 दिन कोयल की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में बदल गए।
वापस लौटने के बाद कोयल ने अपने टीचर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। स्कूल से लौटने के बाद भी वो थकान के बावजूद रसोई में जाकर हेमा जी का हाथ बटाती थी। एक शाम जब कोयल चाय की चुस्कियां लेते हुए हेमा जी के साथ सब्जियां काट रही थी, तब हेमा जी ने प्यार से उसे टोका। कोयल, ये चाकू नीचे रख दे। तू सारा दिन स्कूल में बच्चों को संभालती है, इतना काम करती है, फिर यहाँ आकर खुद को क्यों थका लेती है? ये घर तेरा अपना है बेटी। यहाँ उतने ही आराम से रह जितना अपने मायके में रहती थी। मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम दोनों हंसते खेलते अपनी जिंदगी जियो, काम की चिंता मत किया कर। कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। आप सारा दिन घर में लगी रहती हैं, सारा बोझ आप पर पड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस थोड़ा हाथ पर डालना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर हेमा जी का दिल भर आया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बेटी, तू नौकरी करती है, उसमें ध्यान दे। मेरी मदद के लिए तो मेड आती है। और हाँ, कभी मन करे तो खाना बना लिया कर, लेकिन मजबूरी समझकर कुछ मत करना। मुझे तो खाना बनाने का शौक है। फिर थोड़ी देर रुककर वो शरारती अंदाज में बोली, और सुन, तू जब नौकरी पर जाती है ना, तेरे ससुर जी भी रसोई में घुस आते हैं। अच्छा ही है, इस उम्र में बैठे बैठे हड्डियां जाम होने से तो बेहतर है कि थोड़ा काम कर लें। ये सुनकर कोयल की आंखें हैरानी से फैल गईं। सच मम्मी जी, पापा जी खाना भी बनाते हैं? हेमा जी हंस पड़ी। हाँ बेटी, कल जो सब्जी तूने इतनी तारीफ करके खाई थी ना, वो तेरे ससुर जी ने ही बनाई थी। एक दिन जब कोयल स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि हेमा जी और उसके ससुर जी दोनों मिलकर रसोई में कुछ बना रहे हैं। कोयल को देखते ही उसके ससुर जी मुस्कुराकर बोले, आजा कोयल बेटा, आज तेरे लिए खास पकौड़े बन रहे हैं। हेमा जी ने एक गर्म पकौड़ा उठाकर प्यार से कोयल को खिलाया। पकौड़ा खाते ही वो खुशी से बोली, वाह पापा जी, आप तो कमाल के पकौड़े बनाते हैं। ससुर जी तुरंत हंसते हुए बोले, बस ज्यादा तारीफ मत कर बेटा, वरना हर बार हेमा जी मुझे ही पकौड़े तलने को कहेंगी। उनकी बात सुनते ही पूरे घर में हंसी की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे कोयल को महसूस होने लगा कि वो इस घर की नई बहू नहीं, बल्कि एक पुराने सदस्य की तरह इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से वरुणा जी की आवाज आई, क्यों कोयल, शादी के बाद अपनी माँ को भूल गई क्या? तुझे मेरी याद भी नहीं आती? कोयल ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है माँ। कल जब आपने फोन किया था तब हम सब खाना खा रहे थे। मैंने आपसे कहा भी था कि बाद में बात करूंगी, लेकिन वरुणा जी की आवाज में शिकायत और कड़वाहट बढ़ती चली गई। अरे हाँ हाँ, सब लोग खाना खा रहे थे और तू रसोई में खड़ी उनकी सेवा में लगी होगी। कितनी बार कहा है तुझसे, उनके घर में नौकरानी मत बन। जब भी काम बोले बीमार पड़ने का बहाना कर लिया कर। माँ की बातें सुनकर कोयल का दिल बैठने लगा। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, मैं खुद करना चाहती हूँ। आखिर ये घर अब मेरा भी तो है। वरुणा जी ने पूछा, अच्छा तो ये बता, मुझसे मिलने कब आ रही है? कोयल एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीमे स्वर में बोली, अच्छा माँ, मैं मम्मी जी से पूछ लूंगी। अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो आ जाऊंगी। ये सुनते ही वरुणा जी का स्वर चुभने लगा। क्या अब मुझसे मिलने के लिए भी तू अपनी सास से पूछेगी? अगर तू ही सबकी बात मानती रही ना, तो कभी सास ससुर से अलग नहीं हो पाएगी। ना तुझे आजादी मिलेगी, ना अपनी जिंदगी। कोयल ने गहरी सांस ली और समझाते हुए बोली, माँ, आप हमेशा एक ही बात क्यों दोहराती रहती हैं? अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक बार यहाँ आकर खुद देख लीजिए। आपको भी समझ आ जाएगा कि एक सास को कैसा होना चाहिए। ये सुनकर वरुणा जी का स्वर और तीखा हो गया। बस बस, अपने सास ससुर के पक्ष में इतने कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे सब समझ आता है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। और उन्होंने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद कोयल बैठक में लौट आई, जहां हेमा जी आराम से चाय पी रही थी। उन्होंने प्यार से पूछा, किसका फोन था बेटा? कोयल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ का। हेमा जी ने एक क्षण को गहरी सांस ली, फिर बड़े स्नेह से बोली, अकेली रहती है ना, उदास हो जाती होंगी। माँ तो आखिर माँ होती है। समय निकालकर उनका हालचाल ले लिया करो और कभी कभी मिल भी लिया करो। ऐसा करो, कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है ना, तो मंजीत तुम्हें रास्ते में मायके छोड़ देगा और शाम को वापस ले आएगा।
कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी। अगले दिन जब कोयल अपने मायके पहुंची तो दरवाजा खुलते ही वरुणा जी की आंखें चमक उठी। पूरा दिन उन्होंने कोयल के साथ बातें करते हुए बिताया और शाम को कोयल मंजीत के साथ वापस लौट आई। लेकिन अगली सुबह एक अनजानी आंधी की तरह आई। कोयल स्कूल के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने तुरंत फोन उठाया तो दूसरी तरफ से वरुणा जी की कांपती हुई दर्द भरी आवाज सुनाई दी, बेटी तू जल्दी आ जा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। न जाने कैसे पैर फिसल गया, बड़ी मुश्किल से फोन तक पहुंची हूँ। माँ की आवाज सुनते ही कोयल के हाथ से कंघी छूट गई। वो घबरा कर दौड़ते हुए मंजीत के पास पहुंची। मंजीत, माँ को कुछ हो गया है, वो गिर गई हैं, जल्दी चलो। मंजीत तुरंत उठ बैठा और बाहर जाकर जोर से बोला, माँ, कोयल की माँ को चोट लग गई है। हेमा जी बिना एक पल गंवाए तैयार होने लगी, मैं भी चलती हूँ। मंजीत ने फौरन गाड़ी निकाली और तीनों तेजी से वरुणा जी के घर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वरुणा जी फर्श पर दर्द से करहा रही थीं। हेमा जी ने हालात को तुरंत समझ लिया। लगता है अंदरूनी चोट है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल में एक्सरे और बाकी जांचें हुई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, चोट थोड़ी गहरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि सूजन और खिंचाव ज्यादा है, इन्हें कुछ हफ्तों तक पूरा आराम करना होगा। वरुणा जी की आंखें नम थीं, लेकिन वो चुप थीं। तभी हेमा जी ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, कोयल और मंजीत है ना, सब संभाल लेंगे। कोयल तुरंत बोली, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के साथ ही रुक जाती हूँ। लेकिन ये सुनते ही हेमा जी ने बड़े अपनेपन से कहा, अरे नहीं बेटा, तू अकेले कैसे सब संभालेगी। ऊपर से इनकी हालत भी ऐसी नहीं है कि हर काम अकेले हो पाए। हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, वहां सब लोग रहेंगे तो मैं और मंजीत सब मिलकर देखभाल कर लेंगे, तो ये जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। वरुणा जी ने पहले तो हल्का विरोध करना चाहा, लेकिन दर्द और कमजोरी ने उनकी आवाज रोक दी। मंजीत ने अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी की और फिर सब मिलकर वरुणा जी को अपने घर ले आए। कोयल ने स्कूल से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। अब उसका पूरा ध्यान माँ की सेवा में था। दूसरी तरफ हेमा जी भी पूरे मन से उनकी देखभाल कर रही थीं। आज वो अपने हाथों से गर्मा गर्म दलिया बनाकर लाईं। लीजिए बहन जी, थोड़ा दलिया खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। वरुणा जी जो हमेशा खुद को दूसरों से अलग और ऊंचा समझती आई थीं, आज पहली बार किसी का इतना अपनापन देखकर भीतर से पिघलने लगी थीं। उन्होंने संकोच से कहा, अरे, आप इतनी तकलीफ क्यों और कर रही हैं बहन जी। हेमा जी मुस्कुराई और प्यार से बोली, इसमें तकलीफ कैसी, आप मेरी कोयल की माँ हैं तो मेरे लिए भी अपने ही घर की हुई। अब चुपचाप खा लीजिए। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। वरुणा जी की हालत पहले से भी बेहतर जरूर हो गई थी, लेकिन अभी भी उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। आज शनिवार की रात थी और पूरे परिवार ने साथ बैठकर फिल्म देखने का प्लान बनाया था। मंजीत और कोयल ने वरुणा जी को व्हील चेयर पर बिठाकर लिविंग रूम में पहुंचाया। टीवी पर एक पुरानी कॉमेडी फिल्म शुरू हुई तो घर का माहौल जैसे हंसी में गूंज उठा। हेमा जी कभी सबको पॉपकॉर्न बांटती तो कभी फिल्म के मजेदार सीन देखकर खुद हंस पड़ती। कमरे में फैली वो अपनेपन भरी हंसी वरुणा जी को भीतर तक छू रही थी। वो चुपचाप सबको देख रही थी। उस रात उन्हें देर तक नींद नहीं आई। इस घर के माहौल ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। यहाँ न कोई रोक टोक थी, न कोई कटुता, न दिखावा, सिर्फ प्यार, अपनापन और एक दूसरे के लिए सम्मान था। अब तो वरुणा जी को अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि वो कितनी गलत थी, जो हमेशा कोयल को इस परिवार से अलग होने की सलाह देती रहती थी। वो अकेले में सोचती, मैं भी कितनी पागल थी, जो अपनी ही बेटी का बसा बसाया घर तोड़ने की सोच रही थी। उधर कोयल की एक हफ्ते की छुट्टियां अब पूरी हो चुकी थी। स्कूल से फोन आया कि वार्षिक महोत्सव नजदीक है और बतौर सीनियर टीचर उसकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। फोन रखते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हेमा जी ने कोयल का उतरा हुआ चेहरा देखा और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा। कोयल धीरे से बोली, मम्मी जी, स्कूल का एनुअल फंक्शन नजदीक है, अब मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। वो माँ को इस हालत में छोड़कर जाने को लेकर परेशान थी। हेमा जी ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थाम लिया और बड़े स्नेह से बोली, अरे, तो हम है ना बेटा, परेशानी की क्या बात है।
बिल्कुल चिंता मत कर। यहाँ मैं हूँ और मेड भी गांव से वापस आ गई है। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। उनकी बातों में इतना अपनापन और विश्वास था कि कोयल का मन हल्का हो गया। दोनों सास बहू की ये बातें सुनकर सामने बैठी वरुणा जी की आंखें नम हो गईं। अगले दिन से कोयल ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। पीछे घर पर हेमा जी और उनके पति ने मिलकर सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। धीरे धीरे वरुणा जी की तबीयत में सुधार आने लगा और उनकी सेहत के साथ साथ उनके स्वभाव में भी नरमी आने लगी। पहले वो अपना ज्यादातर समय किटी पार्टियों में बिताया करती थीं, जहां लोग एक दूसरे की बुराइयां करने और अपनी हैसियत दिखाने में लगे रहते थे। लेकिन अब वही वरुणा जी हेमा जी के साथ बैठकर सत्संग सुनने लगी थीं। शायद पहली बार वरुणा जी को एहसास हो रहा था कि रिश्तों की असली खुशी दिखावे में नहीं बल्कि प्यार और अपनापन निभाने में होती है। वरुणा जी में आए इस बदलाव को देखकर कोयल का मन भीतर ही भीतर बहुत खुश था। अब वरुणा जी लगभग ठीक हो चुकी थीं और वो धीरे धीरे थोड़ा चलने भी लगी थी। एक दिन जब कोयल ने उन्हें बिना सहारे के चलते देखा, तो वो दौड़कर उनके पास गईं और भावुक होकर उनके गले लग गईं। वरुणा जी ने भी पहली बार पूरे स्नेह से अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। एक शाम हेमा जी और वरुणा जी दोनों ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी थीं। कुछ पल चुप रहने के बाद वरुणा जी ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं सोच रही हूँ कि अपने घर लौट जाऊं। हेमा जी ने उनकी ओर हैरानी से देखा और तुरंत बोली, क्यों बहन जी, यहीं रहिए ना, वहां जाकर अकेले क्या करेंगी। वरुणा जी ने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में अचानक एक उदासी उतर आई। वो धीमे स्वर में बोली, बात तो आप ठीक कहती हैं। यहाँ रहते हुए पता ही नहीं चला कि दिन कैसे निकल गए। इतने दिनों बाद घर जैसा अपनापन महसूस हुआ था, वरना मेरा खाली घर तो मुझे काटने को दौड़ता है। लेकिन क्या करूं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। पहले कोयल के पापा मुझे छोड़कर चले गए और फिर मेरा बेटा, जिसे मैंने इतने प्यार से पाला पोसा, उसने भी मुझे दगा दे दिया। कहते कहते उनकी आवाज भर गई। उन्होंने आगे कहा, मैं बस इतना चाहती थी कि संकेत के लिए लड़की मैं चुनूं। क्या गलत था उसमें? कितना अच्छा खानदान था, समाज में नाम था, धन दौलत थी। लेकिन संकेत ने, आगे के शब्द उनके गले में अटक गए। हेमा जी ने बहुत शांति से कहा, लेकिन बहन जी, एक बात बताइए, क्या आपने कभी एक बार भी संकेत की बात समझने की कोशिश की? कभी उसकी पसंद की लड़की को जानने की कोशिश की? शायद वो लड़की उतनी बुरी ना हो जितना आपने सोच लिया। दिल तो हर माँ का एक जैसा होता है। आपने जो सोचा वो भी गलत नहीं था। लेकिन कभी कभी बच्चों से प्यार करते करते हम ये भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी के फैसले वे हमसे बेहतर समझ सकते हैं। अगर वे अपने चुने हुए रास्ते पर खुश हैं, तो क्या हमें उनकी खुशी में खुश नहीं होना चाहिए? वरुणा जी ने कहा, आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ हेमा जी, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान थे। संकेत ने एक गरीब घर की लड़की से रिश्ता करके मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी किटी पार्टी की सहेलियां मुझ पर हंसती हैं। उन्होंने मेरा मजाक बनाकर रख दिया था। क्या थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा रुतबा चाहना भी गुनाह है? हेमा जी ने हल्के से मुस्कान के साथ बोली, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती थी बहन जी। जरा सोचिए, समाज के बहकावे में आकर अपने ही रिश्ते खराब कर लेना क्या सही था? जिन्हें आप अपनी दोस्त समझती थीं, वही लोग आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। कभी कभी जिंदगी हमारी शर्तों पर नहीं चलती, लेकिन कई बार वो जैसी चलती है वही हमारे लिए सबसे बेहतर साबित होती है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मंजीत के लिए भी एक बहुत बड़े और अमीर घराने से रिश्ता आया था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हमें भी एक पल को लगा था कि ऐसा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन मंजीत ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो कोयल से प्यार करता था। हमने उसके फैसले का सम्मान किया, क्योंकि हमारे लिए अपने बेटे की खुशी से सबसे ज्यादा जरूरी थी। अगर उस समय हम भी धन दौलत के पीछे भागते, तो उसमें मेरे बेटे की खुशी शामिल नहीं होती। पैसा तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अपनों का साथ और दिल का सुकून पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। हेमा जी ने आगे कहा, वैसे एक बात कहूं, आपका बेटा आज भी आपको बहुत चाहता है। संकेत आज भी आपके घर का पूरा खर्च उठाता है। वो अक्सर कोयल और मंजीत को फोन करता है, आपका हालचाल पूछता है, और जिस दिन से आप गिरी हैं तब से रोज फोन करता है, बस ये जानने के लिए कि उसकी माँ कैसी है। आपने ये मान लिया कि उसने आपको छोड़ दिया,
लेकिन सच तो यह है बहन जी कि आपने ही उसे खुद से दूर कर दिया। ये सुनते ही वरुणा जी की आंखों से आंसू बह निकले। बरसों से जमा हुआ दर्द जैसे आज बाहर आने लगा था। उनकी कांपती उंगलियों ने धीरे से हेमा जी का हाथ थाम लिया। उस रात वरुणा जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। उनके मन में पुराने दृश्य बार बार घूम रहे थे। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास इतने गहरे तरीके से हो रहा था। अगली सुबह जब कोयल उठी तो उसने देखा कि वरुणा जी चुपचाप तैयार हो रही थी। कोयल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ? तभी वरुणा जी ने कहा, कोयल, मैं अपने घर लौट रही हूँ। बहुत दिन तुम्हें तकलीफ दे दी बेटी। अब मुझे घर जाना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। घर के सभी लोगों ने उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए बहुत समझाया, लेकिन इस बार वो नहीं मानी। आखिरकार मंजीत उन्हें कार से उनके घर छोड़ आया। घर पहुंचने के बाद काफी देर तक कोयल का मन बेचैन रहा। उसने कई बार माँ को फोन लगाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। शाम ढलने लगी थी कि तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने घबरा कर तुरंत फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से जो खबर सुनाई दी, उसे सुनते ही कोयल का दिल और जोर से कांप उठा। क्या? कोयल आश्चर्य भरे स्वर में बस इतना ही कह पाई, और फिर अचानक उसकी आवाज टूट गई। गला भर आया। फोन कान से लगाए लगाए ही वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब फोन कट गया तो वो रोते हुए कमरे से बाहर आई। उधर हेमा जी और मंजीत उसे इस तरह टूट कर रोता देख घबरा गए। हेमा जी ने उसके कंधे पकड़कर प्यार से कहा, अरे बेटा, बताओ तो सही, क्या बात हुई? तभी अचानक कोयल आगे बढ़ी और हेमा जी के गले लग गई। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। इतना कहते ही वो फिर से रो पड़ी। हेमा जी ने हैरानी से पूछा, लेकिन हुआ क्या है बेटा? तब कोयल ने आंसुओं के बीच पूरी बात बतानी शुरू की। भैया का फोन था, संकेत भैया का। वो कह रहे थे कि माँ अभी उनके घर पर हैं। आज अचानक उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर भैया और भाभी दोनों हैरान रह गए। ये सुनते ही हेमा जी की भी आंखें नम हो गईं। मंजीत ने भी आश्चर्य से कहा, सच में? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कोयल ने हिचकियों के बीच आगे कहा, पता है मम्मी जी, माँ ने न सिर्फ भैया को गले लगाया, बल्कि उनसे माफी भी मांगी। फिर भाभी यानी कंगना भाभी को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। बार बार उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगती रही। भैया ये सब बताते हुए खुद भी रो रहे थे। अब कोयल के आंसुओं में दर्द नहीं, बल्कि बरसों बाद परिवार के जुड़ने की राहत घुल चुकी थी। कोयल ने धीमे स्वर में आगे कहा, भैया ने माँ को फोन पकड़ा दिया था। माँ कह रही थी, कोयल, मेरी आंखों पर मेरे ही अहम और पूर्वाग्रहों का पर्दा पड़ा हुआ था। मैं हमेशा अपनी बहू में कमियां ढूंढ रही थी, लेकिन असल कमी मेरी सोच में थी। तू जानती है, जब मैंने तेरी सास से बातें की तो उनके शब्दों ने मेरे अंदर के घमंड की दीवारें तोड़ दी। और सच कहूं बेटी, उस दिन पहली बार मुझे अपनी गलतियां साफ नजर आईं। अब मैं भी अपने बेटे बहू के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। तेरी सास ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं भी अपनी बहू को वैसे ही प्यार दूंगी जैसे तेरी सास तुझे देती है। ये कहते कहते कोयल फिर भावुक हो गई। फिर माँ बोली, अच्छा, अब फोन रखती हूँ। तेरी भाभी मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। हम आज सब मिलकर बैठकर खाना खाएंगे। अपनी बात पूरी करते करते कोयल की आंखें फिर भर आईं। हेमा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी अपनी आंखें भी नम थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटी, माफी में कितनी ताकत होती है। ये टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देती है। यहाँ तो सिर्फ थोड़ी सी नाराजगी और गलतफहमी थी। अब देखना, तेरा पूरा परिवार फिर से पहले की तरह खुश हो जाएगा। ये कहते हुए हेमा जी ने प्यार से कोयल के आंसू पोंछ दिए। कोयल ने भावुक होकर उनकी हथेली को अपने माथे से लगा लिया और बोली, मम्मी जी, जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर पाई, वो आपने कर दिखाया। आपकी वजह से आज मेरा बिखरा हुआ मायका फिर से बस गया। भगवान करे हर किसी को आप जैसी सास मिले। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में उस समय अपनापन और सुकून साफ दिखाई दे रहा था। बरसों से टूटा हुआ रिश्ता आखिरकार फिर से जुड़ चुका था। रिश्तों की गर्माहट ने सारे गिले शिकवे पिघला दिए थे। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर पहले से ही कुछ कड़वी धारणाएं बना लेते हैं। जैसे वरुणा जी ने कोयल को सास के खिलाफ भड़काया। ये कहानी दर्शाती है कि हर सास चालाक नहीं होती और हर ससुराल
कड़वाहट से भरा नहीं होता। खुला दिमाग और सकारात्मक सोच ही खुशहाल परिवार की नींव है। आपके विचार में क्या करुणा जी का अपनी सहेलियों और समाज के डर से अपने बेटे संकेत और बहू कंगना को ठुकराना सही था? आज के समय में समाज का दबाव रिश्तों पर कितना हावी है। हेमा जी ने अपनी बहू को बेटी माना और हर कदम पर उसका साथ दिया। आपके अनुसार आज के आधुनिक समाज में हेमा जी जैसे किरदारों की कितनी जरूरत है, और एक आदर्श सास बहू के रिश्ते की परिभाषा क्या होनी चाहिए? अगर आप संकेत या कंगना की जगह होते तो क्या वरुणा जी के इतने कठोर व्यवहार के बाद भी उन्हें इतनी आसानी से माफ करके गले लगा पाते? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।